गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज की जो कक्षा है यह गणित शिक्षण विधियों से संबंधित है। इनसे पहले की वीडियोस में हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जाने थे। आज गणित के ही सीरीज में गणित पेडागोजी में कुछ आगे टॉपिक की चर्चा करेंगे। ये गणित पेडागोजी हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वह सीटेट है या एमपी टेट है या यूपी टेट है, रीट है, केवीएस है, DSSS भी है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, डीएलएड, बीएड, बीएसटीसी, सभी के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षण सदैव एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षाविदों का क्या मानना है? शिक्षाविदों के अनुसार हमेशा शिक्षण क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है। शिक्षण क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहने से तात्पर्य होता है कि कोई भी टीचर कोई किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, तो सभी का कुछ न कुछ क्या होता है? उद्देश्य होता है, और कोई न कोई उद्देश्य से ही पढ़ाते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षण क्या है? सदैव एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका कभी भी शिक्षण करवाते हैं उनका कोई न कोई उद्देश्य लेकर के ही करवाते हैं, जिसमें प्रारंभ से ही कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करके अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोई न कोई उद्देश्य होता है, और उन उद्देश्यों के आधार पर ही उन उद्देश्यों का निर्धारण करके ही अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं, अर्थात उसके विषय में कुछ सीखने का अनुभव प्रदान करते हैं, या सीखने की कोशिश करते हैं, या सीखते हैं, तथा अंत में मूल्यांकन द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जांची जाती है। क्या कहा? तथा अंत में मूल्यांकन द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जांची जाती है। जब शिक्षण समाप्त हो जाता है, शिक्षण अधिगम समाप्त हो जाता है, तब बाद में मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद उनकी सीमा जांची जाती है कि हम जो शिक्षण करवाए, शिक्षण अधिगम करवाए, वह कितना सफल रहा और कितना आगे सीख पाए। फिर है उद्देश्य। एक ऐसा वांछित व्यवहार परिवर्तन होते हैं कि जिन्हें शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से लाया जाता है। इनके निम्न दो प्रकार होते हैं। उद्देश्य एक ऐसे वांछित व्यवहार परिवर्तित करता है, अर्थात कोई भी चीजों को करते हैं उनसे पहले जो मेरा उद्देश्य निर्धारित होता है, जो भी उद्देश्य निर्धारित होता है, उनके तहत दो चरण बताए गए हैं। कौन कौन से चरण हैं वो चरण देख लीजिए। दो चरण जो बताए गए हैं उनमें एक विशिष्ट उद्देश्य और एक है सामान्य उद्देश्य। कौन कौन से? एक विशिष्ट उद्देश्य और एक सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए, शिक्षण उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य इन्हीं को कहा जाता है प्राप्य उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य देखिए क्या है? ऐसे उद्देश्य जिनका कक्षा शिक्षण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। विशिष्ट उद्देश्य किसको कहता है? जिनका कक्षा शिक्षण से प्रत्यक्ष संबंध होता है, वही विशिष्ट उद्देश्य होता है। तथा जो एक क्लास या सीमित क्लास की अल्प अवधि में ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य बालक क्लास के दौरान ही सीख जाते हैं, या क्लास खत्म होते होते ही प्राप्त कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य को। इसलिए कहा गया है कि विशिष्ट उद्देश्य कक्षा शिक्षण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। कक्षा शिक्षण से क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य बालक कक्षा के दौरान ही या कक्षा समाप्त होते होते तक प्राप्त कर लेते हैं।
इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है तथा क्षेत्र सीमित होता है। इनका प्रकृति मनोवैज्ञानिक होता है। क्षेत्र सीमित का मतलब क्या, क्लास में ही सीख जाते हैं, क्लास के दौरान ही सीख जाते हैं, क्लास अंत तक ही सीख जाते हैं। इसलिए कहा गया है विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो है वह कक्षा शिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। दूसरा देखिए, दूसरा है सामान्य उद्देश्य। दूसरा क्या है, सामान्य उद्देश्य, जिनको शैक्षिक उद्देश्य भी कहा जाता है। ऐसे उद्देश्य जिनका कक्षा शिक्षण से अप्रत्यक्ष संबंध होता है तथा जो एक दीर्घ अवधि के बाद ही प्राप्त किए जा सकते हैं वे सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कक्षा के दौरान ही सीखा जाता है। और सामान्य उद्देश्य जो होता है यह एक दीर्घकालीन अवधि में प्राप्त होता है। ये इनका कक्षा से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, कक्षा से कोई भी संबंध नहीं होता है। जैसे हम अपने जीवन काल में इतने सारे चीजें सीखते हैं और उनसे जो उद्देश्य की प्राप्ति होती है वही सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। इनका क्षेत्र व्यापक होता है। विशिष्ट उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, और सामान्य उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। सामान्य उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है तथा इनकी प्रकृति सैद्धांतिक व दार्शनिक होती है। इनकी प्रकृति जो होता है, इनका गुण जो होता है वो क्या होता है, सैद्धांतिक होता है, दर्शनीय होता है। फिर अगला देखिए क्या है, बीएस ब्लूम की देखते हैं। ब्लूम का शिक्षण का उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 पक्षों में विभाजित करते हुए प्रत्येक के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्य का निर्धारण किया तथा ये उद्देश्य सरल से कठिन। देखिए, ब्लूम उनके सहयोगियों ने सभी मिलकर शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया को 3 पक्षों में विभाजित किया, और 3 पक्षों में विभाजित करते हुए उनके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्य का निर्धारण किया तथा ये उद्देश्य जो था वह सरल और कठिन की ओर ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया, सरल से कठिन की ओर की, बिना निचले स्तर के उद्देश्य को प्राप्त किए उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये 3 पक्ष परस्पर इस प्रकार अंतर संबंधित होते हैं कि एक पक्ष के विकास के साथ साथ अन्य पक्षों का विकास भी समांतर रूप से होता है। इन्होंने सरल से कठिन की ओर जो बातें कही, ऐसे क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि निचले स्तर का जो उद्देश्य प्राप्त किया जाता है वह उच्च स्तरीय उद्देश्य को उच्च स्तरीय से संबंधित रखा कि इसको निम्न स्तरीय विकास हो। जब तक निम्न स्तरीय विकास उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों के तीनों जो होते हैं यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ना ही ज्ञान के बिना भाव के बिना क्रियात्मक, सभी के सभी पक्ष क्या है, अंतर संबंधित होता है। किसने बताया, ब्लूम ने बताया। ब्लूम के अनुसार ये कहना है। ब्लूम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, इनको अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछा गया है।